दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, पार्ट ए में, जिसमें अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखी थी, किस पर्पज़ के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है वो हमने देखा था। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट हैं जिनको ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है वो पार्ट ए में अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पार्ट बी। पार्ट बी में अपन देखने वाले हैं ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, इसके अलावा टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और जनरल इंस्ट्रक्शंस। ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अपन जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उनसे पहले अपन ब्लड की क्रॉस मैचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्रॉस मैचिंग करने पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का वो है ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। तो दोस्तों, ग्रुपिंग अपन दो प्रकार से करते हैं। एक तो एबीओ टाइपिंग जो होता है उससे अपन क्रॉस मैचिंग करते हैं, और इसके अलावा जो आरएच जो टाइप है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, उसके द्वारा भी अपन क्या करते हैं क्रॉस मैचिंग या कंपेटिबिलिटी देखते हैं किसी भी पेशेंट में ब्लड चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं एबीओ टाइपिंग, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग अपन देख रहे हैं। तो सामने आपके जो स्क्रीन है उसमें अपन ने एबीओ टाइपिंग के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, ए बी एंड बी। तो इसमें अपन किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉस मैचिंग, एबीओ टाइप की क्रॉस मैचिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन को इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, अपन जानते हैं कि जो ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ ब्लड ग्रुप होता है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है। इट मीन्स यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले जो पेशेंट होते हैं वो किस किस को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए अपन देख रहे हैं ओ ब्लड ग्रुप है, वो हम जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है। ए को भी दे सकता है, खुद ओ को भी दे सकता है, इसके अलावा ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। उसके बाद में आता है ए ब्लड ग्रुप वाला, किसको दे सकता है ब्लड, ए ग्रुप वाला खुद ए को भी दे सकता है और इसके अलावा ए बी को दे सकता है। उसके बाद में आता है ए बी वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है तो केवल ये ए बी को ही ब्लड दे सकता है, इसके अलावा किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। इसके अलावा आता है बी किसको दे सकता है ब्लड, बी खुद बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है वो अपन ब्लड वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग में ईच पर्सन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप्स। कौन कौन से ब्लड टाइप्स सभी पर्सन में रहते हैं, ए बी और ओ। ये जैसा मैंने बताया, ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी ब्लड वो दे सकता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आर एच कंपेटिबिलिटी भी अपन देखते हैं कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव 2 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, उनको भी अपन कंपेटिबिलिटी देखी जाती है। तो इसका क्या स्पेशल है, क्या इसमें देखते हैं। द ब्लड यूज इन ए ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी कंपेटिबल विद द पेशेंट्स ब्लड टाइप। क्योंकि अपन पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो पेशेंट के जिसको चढ़ा रहे हैं उसके कंपेटिबल होना चाहिए। टाइप ओ ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये अपन देख चुके हैं पहले। पीपल विद आर एच पॉजिटिव ब्लड कैन गेट आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव ब्लड। जो लोगों का ब्लड, जिन लोगों को ब्लड आर एच पॉजिटिव है वो दोनों से ब्लड ले सकता है, मतलब आर एच पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है और आर एच नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। और दे किसको सकता है, केवल पॉजिटिव को। आर एच पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है लेकिन ले दोनों से सकता है, ठीक है। इसी प्रकार बट द पीपल विद आर एच नेगेटिव ब्लड शुड गेट ओनली आर एच नेगेटिव ब्लड। आर एच नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो केवल आर एच नेगेटिव से ही ले सकते हैं,
और दे किसको सकते हैं, पॉजिटिव को भी से दे सकते हैं और नेगेटिव को भी दे सकते हैं। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, दोबारा से देखते हैं कि RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो RH नेगेटिव से भी ले सकता है और RH पॉजिटिव से भी ले सकता है, और दे किसको सकता है, ओनली पॉजिटिव को। जबकि जो RH नेगेटिव वाले जो ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो केवल RH नेगेटिव का ही ले सकते हैं, लेकिन दे दोनों को सकते हैं, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। पहला टाइप अपन का हो गया है क्रॉस मैचिंग और कंपेटिबिलिटी मैचिंग का, जिसमें अपन ने देख लिया है ABO टाइपिंग भी देख लिया और RH टाइपिंग भी, RH कंपेटिबिलिटी भी देख लिया है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो दोस्तों 3 प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, दूसरा होता है ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और तीसरा होता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एलोजेनिक जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है वो किसी और से ब्लड लेना, जैसे कोई एक पर्सन है किसी और पर्सन से ब्लड ले रहा है, तो ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को बोलेंगे एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एक होता है ऑटोजेनिक, ऑटो मतलब स्वयं, ओवन, खुद का। तो खुद का अगर किसी पेशेंट में खुद का ही ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एक होता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, थर्ड नंबर जो है वो है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज किया जाता है, मतलब किसी और का ब्लड जो रेसिपिएंट होता है उससे एक्सचेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे मान लो किसी पेशेंट में हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गई तो पूरा ब्लड उसका क्या करते थे, एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे के फ्रेश ब्लड के साथ में। ओके, तो ये हो गए टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट अपन देख रहेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक सामान्य दिशा निर्देश देखेंगे कि किसी भी पेशेंट में अगर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। तो किसके रिगार्डिंग देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस, सिलेक्शन ऑफ डोनर, कि डोनर जो होता है, जो ब्लड देने वाला होता है, उसका सिलेक्शन अपन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद में सिलेक्शन तो कर लेंगे, क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे सिलेक्शन करते टाइम। उसके बाद में उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, जो डोनर से ब्लड लिया अपन ने, कलेक्ट किया, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, स्टोरेज कैसे करना है और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू द रिसिपिएंट। दोस्तों अपन ने स्टार्टिंग में अपन ने देखा था, जब अपन ने डेफिनेशन देखी थी उस टाइम 2 प्रोसीजर देखा था। एक प्रोसीजर था डोनर से ब्लड को रिसीव करना, डोनर से ब्लड को लेना, और दूसरा था किसी भी रिसिपिएंट में ब्लड को डालना। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन, इनके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस अपन देखेंगे कि डोनर का सिलेक्शन कैसे करना है, और फिर डोनर का सिलेक्शन के बाद में ब्लड का कलेक्शन कैसे करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, और उसको फिर रिसिपिएंट में कैसे एडमिनिस्टर करना है, और एडमिनिस्टर करते टाइम क्या क्या बातें अपन को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डोनर। सिलेक्शन ऑफ डोनर में अपन को क्या ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट डोनर हैज़ नॉट डोनेटेड द ब्लड विद इन प्रीवियसली 90 डेज। अपन को ये ध्यान में रखना है कि प्रीवियसली जो 90 दिन है, 90 दिन के अंदर किसी भी प्रकार से उसने ब्लड डोनेशन नहीं किया हो। फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, और 18 से 65 की जो एज है उसके, मतलब जो अडल्ट होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। और हाइट वेट जो है उसका एवरेज होना चाहिए, नॉर्मल वाइटल साइन उसके होने चाहिए। और इसके अलावा प्रेग्नेंट कंडीशन, अगर लास्ट 6 मंथ में अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो ऐसी कंडीशन में वो सिलेक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा HB लेवल जो है, डोनर का HB लेवल जो है वो 12 ग्राम के अबोव ही होना चाहिए, 12 ग्राम % से अबोव होना चाहिए। डोनर शुड बी डिस्क्वालीफाइड हु हैव हिस्ट्री ऑफ, अगर किसी भी डोनर की हिस्ट्री है, अगर उसकी रिसेंटली की कोई डेंटल सर्जरी हुई है या कोई बड़ी सर्जरी उसको हुई है, और इम्यूनाइजेशन अगर किसी भी डोनर का हुआ है, तो उस कंडीशन में अपन उसका ब्लड नहीं निकालेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द डोनर को प्रोसीजर जो है ब्लड निकालने का, उसके बारे में पूरी तरीके से उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे कैसे उसका ब्लड निकालना है। ब्लड शुड नॉट बी कलेक्टेड एम्प्टी स्टमक, शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डोनर का अगर अपन ब्लड निकाल रहे हैं तो
वो खाली पेट नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा डिहाइड्रेटेड वो नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग द डोनेशन के बाद में, अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया है उसके बाद में उसको स्वीट ड्रिंक देंगे, उसको कुछ मीठा पिलाएंगे, जैसे जूस हो सकता है। एंड आस्क टू टेक रेस्ट एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स टू प्रिवेंट फैन। तो अपन क्या करेंगे, उसको 1 से 2 घंटे जैसे ही उसका ब्लड अपन ने निकाला है उसको सबसे पहले स्वीट ड्रिंक पिलाएंगे, कुछ जूस वगैरह पिलाएंगे, उसके बाद में 1 से 2 घंटे उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ताकि उसको किसी प्रकार के चक्कर वगैरह ना आए। बिफोर लिविंग द कलेक्शन सेंटर डोनर मस्ट ऑब्जर्व फॉर एनी गिड्डीनेस, कलर चेंजेस। ब्लड विजन हो सकता है, कलर चेंजेस उसका हो सकता है, और इसके अलावा उसको चक्कर आ सकते हैं। तो ये सब उसको सेंटर, जो डोनेशन सेंटर छोड़ने से पहले उसको देखेंगे। वाइटल साइन उसके बार बार उसके चेक करेंगे। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ डोनर। उसके बाद में है कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कलेक्शन कैसे करना है, अपन ने डोनर से ले तो लिया, अब उसको कलेक्ट कैसे करना है, स्टोरेज कहाँ करना है, और उसको ट्रांसपोर्ट उसको कैसे करना है, उसके बारे में देखते हैं। डोनर्स ब्लड इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ विदड्रॉन शुड प्लेस इन द रेफ्रिजरेटर। दोस्तों जैसे ही अपन ने ब्लड निकाला है डोनर का, उसके तुरंत बाद में ज़्यादा डिले नहीं करते हुए अपन उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। स्टोर ब्लड शुड बी इंस्पेक्टेड डेली एंड बिफोर यूज, एविडेंस ऑफ हेमोलाइसिस एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अपन क्या करेंगे, जो भी स्टोर अपन ने ब्लड को स्टोर फ्रीज में किया है, रेफ्रिजरेटर में किया है, तो अपन उसको इंस्पेक्ट करते रहेंगे डेली तौर पे कि उसमें किसी प्रकार का हेमोलाइसिस रिएक्शन तो नहीं हो गया या बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं हो गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लड रुका रहता है तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन और हेमोलाइसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए अपन उसको इंस्पेक्ट करेंगे। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन द हॉस्पिटल शुड बी डन विद इन 30 मिनट आफ्टर इट इज़ टेकन फ्रॉम प्लेस ऑफ स्टोरेज। अगर किसी भी ब्लड जो बैंक है वहाँ से अपन ब्लड लेके आ रहे हैं तो वो 30 मिनट के अंदर अंदर उसको यूज़ कर लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम अगर हो जाएगा तो वो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इफ़ द ब्लड इज़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ ब्लड विल राइज अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 मिनट। अगर रूम टेम्परेचर पे उसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो 30 मिनट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बढ़ सकता है। इफ़ ब्लड इज़ नॉट यूज इट इज़ टू बी रिटर्न टू द रेफ्रिजरेटर इन हाफ एन आवर। और अगर अपन 30 मिनट में अगर वो यूज़ नहीं हुआ है तो उसको वापस से अपन रेफ्रिजरेटर में वापस से अपन उसको रखेंगे, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लड रह जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें रिएक्शन होने के चांसेस, बैक्टीरिया कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। When blood is transported to the distant place, use preloaded insulated bags to keep the temperature below 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री ज़्यादा से नहीं होना चाहिए उसका टेम्परेचर। जो ब्लड अगर ज़्यादा दूर है, जैसे मान लो ब्लड बैंक और हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर है या पेशेंट से ज़्यादा दूर, 30 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं उसमें, तो उसको कीप रखना है, 10 डिग्री से नीचे ही उसका टेम्परेचर रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर इज़ डन इन लेबोरेटरी बाय लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। ये ध्यान में रखना है कि किसी भी अनट्रेंड पर्सन से अपन को ब्लड जो कलेक्शन है वो नहीं करवाना है, वो लेबोरेटरी में ही होना चाहिए, और लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन है, वो जो ट्रेंड जो पर्सन है, उसी के द्वारा होना चाहिए। डोनर्स ब्लड इज़ कलेक्टेड इन ए स्टेराइल कंटेनर कंटेनिंग एंटी कोगुलेंट सोल्यूशन। जो एंटी कोगुलेंट सोल्यूशन है उस कंटेनर में उसको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि उसमें क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए एक एंटी कोगुलेंट सोल्यूशन होता है एसिड सिट्रेस डेक्सट्रोज ACD, उसमें अपन को उसको स्टेराइल कंटेनर होता है, उसमें अपन को क्या करना है, उसको स्टोर करना है। नेक्स्ट है, ऑल द आर्टिकल्स यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड मस्ट बी स्टेराइल। कलेक्शन ऑफ ब्लड के लिए जो भी आर्टिकल्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेराइल होने चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड है या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड है, दोनों ही एक स्टेराइल प्रोसीजर है, और स्टेराइल तरीके से ही ये सब चीज़ें यूज़ में लेनी चाहिए। ईच डोनर यूनिट मस्ट बी लेबल्ड विद क्लियर रीडेबल लेटर्स, दैट इज नेम, डोनर नेम, नंबर, एबीओ ग्रुपिंग, RH टाइपिंग, डेट ऑफ ड्राविंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड रिजल्ट ऑफ टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस। तो जो डोनर का जो ब्लड अपन ने निकाला है उस पर कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, जैसे उसका नाम है, डोनर का नंबर है,
उसका ABO टाइपिंग, ग्रुप टाइपिंग है, RH टाइपिंग है, डेट, एक्सपायरी डेट। इसके अलावा जो डोनर का अपन ने प्री टेस्ट लिया था सिफिलिस के लिए या हेपेटाइटिस के लिए, तो वो उस पर लेबल्ड होनी चाहिए, उस पर चिपकी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू द रिसिपिएंट। इससे पहले अपन ने सिलेक्शन ऑफ डोनर पढ़ा, कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं, ये सब हो गया है। उसके बाद में अपन उसको एडमिनिस्टर करना है ब्लड को डोनर में। तो क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपन को माइंड में रखने हैं। व्हेन सेंडिंग द रेसिपिएंट्स ब्लड सैंपल फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, इट मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड विद नेम, IP नंबर, बेड नंबर, वार्ड नंबर। क्योंकि अपन किसी भी पेशेंट को अगर चढ़ा रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो उसका भी ग्रुप टाइपिंग मैचिंग होना ज़रूरी है। इसके लिए जो अपन सेंड कर रहे हैं, जो ब्लड सेंड कर रहे हैं, उस पर क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए उस पेशेंट का नाम, IP नंबर या हॉस्पिटल के जो भी USID नंबर होते हैं वो नंबर, बेड का नंबर और वार्ड, कौन सा वार्ड है, बेड नंबर क्या है। फ्रेश सैंपल टेकन विद इन 4 आवर्स शुड बी यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। जो फ्रेश सैंपल है वो 4 आवर्स के अंदर अंदर उसको टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। ए रिक्वेस्ट फॉर्म शुड बी अकम्पनी विद ब्लड सैंपल एंड फॉर्म शुड कंटेन। देखिए, एक रिक्वेजिशन फॉर्म होता है, वो उसको उसके साथ में भरना होता है। रिक्वेजिशन फॉर्म के साथ में भर के और वो सैंपल अपन को क्रॉस मैचिंग के लिए भेजते हैं, और ताकि अपन को एक ब्लड बैंक से रिसीव हो जाए। रिक्वेजिशन मतलब रिसीव करने का, ब्लड रिसीव करने के लिए। तो उस पर क्या क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, IP नंबर होना चाहिए, बेड नंबर होना चाहिए, वार्ड नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन का नाम होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड, ब्लड कितने अमाउंट में चाहिए वो होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड, क्या क्या कंपोनेंट, कई बार होल ब्लड चाहिए, कई बार प्रोटीन चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए, या कई बार प्लेटलेट्स चाहिए, तो वो उस पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो उस पर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ इसेंशियल दैट द फिजिशियन राइट्स ऑल ऑर्डर फॉर टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। ये ज़रूरी है कि जो फिजिशियन है उसी का लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, 2 रजिस्टर्ड नर्स और ए फिजिशियन एंड ए रजिस्टर्ड नर्स शुड वेरीफाई ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द क्रॉस मैच यूनिट लेबल एंड the patient's identification. If there is any discrepancies, the unit should be returned to the ब्लड बैंक। दोस्तों, इसमें ये अपन को क्या करना है कि अगर ब्लड किसी भी डोनर को, किसी भी रिसिपिएंट को अगर अपन ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले बहुत ही ज़रूरी है या तो 2 नर्स उसको चेक करें, या कोई फिजिशियन उसको चेक करे, या कोई एक रजिस्टर्ड नर्स उसको अच्छी तरीके से चेक करे। उसका टाइपिंग, ब्लड टाइपिंग है, ग्रुपिंग है, क्रॉस मैचिंग उसको अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं कि मैच नहीं हो पा रहा है, जो डोनर और रिसिपिएंट दोनों का ब्लड मैच नहीं हो पा रहा है, तो उसको वापस से भेज देना चाहिए विद स्पेशल रिमार्क के साथ में। होल ब्लड और ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज थ्रू एन अप्रोप्रिएट स्टेराइल ट्रांसफ्यूजन सेट कंटेनिंग फिल्टर। दोस्तों, दो IV सेट 2 टाइप के होते हैं, एक BT सेट होता है, एक IV सेट होता है। तो BT सेट केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ही होता है। IV सेट से कभी उसको नहीं देना चाहिए, ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि BT सेट होता है उसमें एक स्पेशल फ़िल्टर लगा हुआ होता है। वो फ़िल्टर क्या करता है कि अगर ब्लड हल्की फुल्की कहीं क्लोटिंग है तो वो उस क्लोटिंग को उसके अंदर नहीं जाने देता है। अगर क्लोटिंग अंदर चली गई तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है या डिसरिथमिया हो सकता है। तो इसके लिए अपन स्पेशल BT सेट का ही यूज़ में लेना है, जिसमें एक ट्रांसफ्यूजन सेट में क्या होता है, फ़िल्टर लगा हुआ होता है। ट्रांसफ्यूजन सेट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर उसमें नहीं होना चाहिए, एयर अपन को पुश कर देना है। यूज़ 18 गोज नीडल फॉर ट्रांसफ्यूजन। स्पेशली अपन को ध्यान रखना है, जो 18 गोज की नीडल है वो अपन को यूज़ में लेना है। कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गोज की नीडल जो है उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा लार्ज बोर की जो नीडल होगी तो उसमें RBCs डिस्ट्रॉय होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए अपन को 18 to 19 गोज नीडल जो है वो ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन को यूज़ में लेना चाहिए। नो मेडिकेशन और अदर एडिटिव्स शुड बी गिवन द सेम IV रूट और शुड नॉट बी मिक्सड विद ब्लड। देखिए, जिस
जिस साइड से ब्लड जा रहा है उसके साथ में अपन को कोई भी किसी भी टाइप का एटीट्यूड या कोई भी मेडिकेशन उसके साथ में ब्लड के साथ में नहीं देनी, ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल इफ़ नेसेसरी। जब तक ज़रूरी हो तो उसको कंफर्टेबल रखना है और वार्म रखना है। ऑफर बेड पान बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर एज नेसेसरी। बेड पान पेशेंट को देना है, प्रोसीजर यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले बेड पान पेशेंट को देना है, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी प्रकार का परेशानी पेशेंट को नहीं हो। रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ब्लड टाइप एंड ग्रुप, रेट एंड फ्लो एंड एनी रिएक्शन ऑफ एनी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी चीज़ें हो रही है उनको अपन को रिकॉर्ड करना है। ब्लड का टाइप है, ग्रुप है, रेट ऑफ फ्लो किस फ्लो से वो जा रही है, कि कोई रिएक्शन है मेडिकेशन का, वो अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है।